हेलो एवरीवन। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को देखते हैं जिसे सिस्टम कहता है, होस्ट ये आपका न्यू टास्क है। फिर वो उसे एक स्टोरी दिखाता है जिसमें हीरो ने हीरोइन को पिंजरे में कैद करके रखा था। हीरो उसके लिए खाना लेके आता है, उसके आंखों की पट्टी हटाते हुए कहता है, तुमने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश लाया हूँ। वो उसका लाया हुआ खाना फेंक देते और कहते, एक्टिंग मत करो, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगी, तुम प्यार डिजर्व ही नहीं करते हो, तुम मुझे यहाँ से कब जाने दोगे, मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। यह सुन के ली चाओ को गुस्सा आने लगता है। वो जिया की गर्दन पकड़ते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो, अगर तुम्हें मरना भी हो तो तुम्हें मेरे साथ ही मरना पड़ेगा। कल हमारी मैरिज है, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी मॉम के हॉस्पिटल बिल पे नहीं करूंगा। तो जिया उस पे चीखते हुए कहते, तुम एकदम सनके हो। यह सुनकर ली चाओ उस पे गुस्सा करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर अपसेट होके कहता है, क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करती, क्यों? और अपसेट हुए ही वहां से चला जाता है। जिया को वहां पे फोन मिल जाता है। वो किसी को मैसेज करके कहती है, मैं तुम्हें वह सारे सीक्रेट दे सकती हूँ जो तुम्हें चाहिए, पर तुम्हें मुझे यहाँ से भागने में मदद करनी होगी। फिर हमें एक पर्सन को दिखाते हैं जिसने जिया को किडनैप कर लिया था। लीव जाओ उससे कहता है, उसे जाने दो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास आओ। पर वो उस पर हंसते हुए कहता है, तुम तो बहुत बड़े आशिक हो, पर अफसोस तुम्हारे प्यार ने तुम्हारी कंपनी के सारे सीक्रेट मुझे बता दिए हैं और मेरे साथ मिलकर तुम्हें यहाँ ट्रिक करके बुलाए है। अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह सुनकर ली शाओ जिया से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं बस तुमसे प्यार करता था और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता था। जिया कहती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मेरी जिंदगी में सबसे बुरी चीज जो हुई है वह है कि मैं तुम्हारे जैसे पागल के चक्कर में फंस गई। यह सुनकर ली शाओ अपसेट हो जाता है। जिया किडनैपर से कहती है, ली शाओ अब यहाँ आ गया है, तो अब तुम मुझे मेरे पैसे दे दो जिस पे हम एग्री हुए थे। पर तभी वो किडनैपर जिया को शूट कर देता है। यह देख ली शाओ रोने लगता है। इतने में वो किडनैपर वहां से जाते हुए उसे भी गोली मार देता है और दोनों ही मर जाते। फिर हमें पहली वाली लड़की को दिखाया जाता है। वो कहते, क्या ये वही इंसान है जिससे मुझे इस दुनिया में प्यार करना है? होस्ट कहता है, हाँ। कहानी के हिसाब से जिया ली चाओ से नफरत करती थी क्योंकि उसने उसे जबरदस्ती प्यार करने पे फोर्स किया, उसकी आज़ादी छीन ली, इसलिए एंड में दोनों ही मारे गए। एक बार अगर हीरो हीरोइन मर जाएंगे तो दुनिया खत्म हो जाएंगी, इसलिए अब तुम एक नॉर्मल लड़की की जगह लूंगी और ली चाओ को खुद से प्यार करवाऊंगी, जिससे वो हीरोइन को कभी भी प्यार करने के लिए फोर्स नहीं करेगा। इससे हीरोइन को भी फ्रीडम मिल जाएंगी जो वो चाहती है, और हीरो हीरोइन जिंदा रहेंगे, जिससे दुनिया भी सही सलामत चलती रहेंगी। इस पर वो कहती है, मैं उससे प्यार करूंगी और हमेशा उसके साथ रहूंगी। होस्ट कहता है, तुम्हारे लिए एक पहचान चुन ली गई है। ये लड़की ली शाओ की कंपनी में एक नॉर्मल एम्प्लॉय है, पर एलर्जी की वजह से उसकी डेथ हो गई है। वो कहती है, ठीक है। हम ली शाओ को देखते हैं जो कि मीटिंग में बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और अपने सभी एम्प्लॉय से कहता है, ये प्लान बना है तुम लोगों ने, वापस से प्लान बनाओ। इतने में उसका असिस्टेंट एक एम्प्लॉय को जाकर ऑर्डर देता है, प्रेसिडेंट के ऑफिस में चाय लेकर जाओ। तो हम देखते हैं ये कोई और नहीं, सिया होते हैं। वो सोचते हैं, मेरा रिबर्थ हुआ है, पास्ट लाइफ में मैं जब ली शाओ को चाय देने गई थी तो गलती से चाय उसके ऊपर गिर गई थी। इस पर असिस्टेंट ने जब मुझे डांटा, उस टाइम ली शाओ ने मेरी हेल्प करने का नाटक किया, जिससे मुझे लगा वो एक अच्छा आदमी है, तो मैंने उससे दोस्ती कर ली। लेकिन फिर उसने मुझे अपने साथ रहने के लिए मजबूर किया, लेकिन मैं इस बार उसे चाय देने नहीं जाऊंगी। फिर असिस्टेंट से कहते, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, ना कि ये सारे नौकरों वाले काम करने। तभी एक एम्प्लॉय असिस्टेंट से कहते, मैं चाहती हूँ बॉस को चाय देने के लिए। उसे देख जिया सोचती है, ये पागल औरत ली शाओ को फंसा के प्रमोशन लेना चाहती है। फास्ट लाइफ में ली शाओ को मुझसे पहली नजर में प्यार हुआ था, वो भी पागलपन वाला। कितनी लड़कियां उस पे मरती थी पर वो सबको भगा देता था। अब तुम अपनी नौकरी जाने का इंतजार करो। इधर वो लड़की जो कोई और नहीं वही होती जिसने सिस्टम ने यहाँ भेजा था, वो सोचती है उसके बॉडी का डाटा उस लड़की की बॉडी में रिप्लेस हो गया है, पर मुझे अभी तक इसकी आदत नहीं हुई है। इस चेहरे पे एलर्जी है, इसलिए मुझे मास्क लगाना पड़ रहा है। पता नहीं मैं मास्क बनकर लीशाओ का अटेंशन ले पाऊंगी कि नहीं। फिर वो जाकर लीशाओ को चाय सर्व करती है तो उसका हाथ उस से टच हो जाता है, तो लीशाओ उसे देखने लग जाता है। वो सॉरी कहती है और वहां से चली जाती है। लीशा उसे जाते हुए देखता है। फिर उसके जाने के बाद असिस्टेंट से कहता है, ये सब काम खत्म कर लेना। असिस्टेंट सोचता है, अचानक प्रेसिडेंट की टोन इतनी अच्छी कैसे हो गई। लीशा जब चाय पीता है तो उसे चाय अच्छी लगती है। वो असिस्टेंट को ऑर्डर देता है, जिस लड़के ने अभी मेरे लिए चाय लेकर आई थी उसे सेक्रेटरी
टीम में ट्रांसफ़र कर दो। उसका काम सिर्फ़ मेरे लिए चाय बनाना होगा और कुछ नहीं। जिया जैसे ही उस लड़की को बाहर आते हुए देखती है, वो सोचती है, ये रोते हुए बाहर क्यों नहीं आई? फिर इतने में जैसे ही असिस्टेंट को वहाँ आते हुए देखती है, तो सोचती है, लगता है ज़रूर अब असिस्टेंट इसे यहाँ फायर करने आया होगा। पर असिस्टेंट तो उसके पास जाके उसके आईडी पर उसका नाम देख के कहता है, "बेंद्रे, आपको सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया गया है।" और वह वहाँ से चला जाता है। यह सुनकर सभी एम्प्लॉयी बातें करने लगते हैं, "ये कितनी लकी है, सेक्रेटरी टीम जॉइन कर गई। इस टीम की सैलरी तो हमारी सोच से भी बाहर है। अगर मुझे पता होता तो मैं ही चाय सर्व करने देती।" दिया हैरान होते हुए सोचती, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या लीशा मुझसे प्यार नहीं करता या फिर वेंद्रान ने असिस्टेंट को कोई रिश्वत दी है? इसके बाद सभी एम्प्लॉइज़ जब लिफ्ट में होते हैं, तभी ली चाओ भी वहाँ आ जाता है। तो वे सोचते हैं, बॉस यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उनकी तो खुद की पर्सनल लिफ्ट है, तो ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं? जिया सोचती है, ये क्या हो रहा है? कहीं लीशा ने मुझे नोटिस तो नहीं कर लिया? अब मैं क्या करूँ? वही लीशा वेंद्रान को देखते हुए सोचता है, मेरे दिल की धड़कन इतनी क्यों तेज हो रही है? यहाँ जिया सोचती है, मैं वह गलती दोबारा नहीं कर सकती। मैं इससे दूर ही रहना चाहती हूँ। यह सोच के वो वहाँ से भाग जाती है, तभी उसका धक्का वेंद्रान को लग जाता है। वो गिरने को होती है कि लीशा उसे बचा लेता है। वेंद्रान मन में कहती है, प्लॉट के हिसाब से तो मेल लीड फीमेल लीड के अलावा किसी भी लड़की के ऊपर ध्यान नहीं देता था और हर लड़की को अपने से दूर कर देता था। तो इसने मुझे दूर क्यों नहीं धकेल दिया? तो क्या स्टोरी प्लॉट गलत था? ये सोच वो जल्दी से सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। पर लीचा को उसे वही चाय वाली खुशवाती है। वो उसके बारे में सोचता है। थोड़ी देर बाद ऑफिस में भी उसके बारे में ही सोच रहा होता है। फिर उसे सिस्टर से देखने लग जाता है। वैनरैन को अपने फ़ोन में कुछ करते हुए देखता है तो सोचता है, ये किसे मैसेज कर रही होंगी? क्या अपने बॉयफ्रेंड को? मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें कैद करना चाहता हूँ, जिससे सिर्फ़ मैं ही तुम्हें देख सकूँ। मैं तुम्हें कभी मुझसे दूर नहीं जाने दूँगा, तुम सिर्फ़ मेरी हो। यही सोचते हुए उसे अपना बचपन याद आने लगता है। जब उसके पेरेंट्स लड़ाई कर रहे थे, तो उसकी माँ उसके डैड से कहती, "तुम पागल हो, तुम्हारा पूरा खानदान पागल है।" जब वो अपनी माँ के पास जाता है, तो वो उसे धक्का देती थी और कहते, "मैं तुम्हारे अंदर भी लिए परिवार का खून है, तुम भी पागल हो जाओगे, तुमसे भी कोई प्यार नहीं करेगा, कोई भी नहीं।" प्रेज़ेंट में ये सब याद करके लीशा परेशान होते हुए कहता है, "मेरे ग्रैंडपा भी ऐसे ही थे और मेरे डैड भी, तो मैं भी ऐसे ही बीमार रहूँगा और मुझे भी कोई प्यार नहीं करेगा।" यही सोचकर ली डेस्क पर की सारी चीज़ें फेंकने लगता है। फिर कहता है, "मैं वेंद्रन को पता नहीं लगने दे सकता कि मैं उस पर नज़र रख रहा हूँ। अगर उसे पता लग गया, तो वो मुझसे नफ़रत करेगी।" फिर नेक्स्ट सीन में हम वेंद्रन को देखते हैं, जो सोच रही होती है, स्टोरी के हिसाब से लीशा को आगे चल के स्टमक कैंसर हो जाएगा। इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं इस बार ऐसा नहीं होने दूँगी। मुझे उसका ख़्याल रखना होगा। तभी एक एम्प्लॉयी वेंद्रन को अपने पास बैठने के लिए बोलती, तो वो वहाँ बैठ जाती है। तभी वो एम्प्लॉयी पूछती है, "तुम हमेशा मास्क क्यों पहने रहती हो?" तो वेंद्रन कहते, "मुझे एलर्जी है।" फिर वो जैसे ही अपना मास्क हटाती है, इतने में सामने से ली चाओ आ रहा होता है और वो वेंद्रन को देखते ही रह जाता है। उसकी खूबसूरती देख के वो एम्प्लॉयी भी हैरान रह जाती है। जिसे देख वेंद्रन कहती है, "सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। मैं कहीं और जाके खाना खा लेती हूँ।" जैसे ही वो खड़ी होती है, उसकी नज़र ली शाओ पे पड़ती है। वो सोचती है, मुझे नहीं पता कि ली शाओ ने मेरा लुक पसंद आया कि नहीं। तभी वो एम्प्लॉयी कहती है, "अरे रुको, मैं तुम्हारी खूबसूरती देख हैरान हूँ। मैंने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया कि तुम इतनी खूबसूरत हो?" वही कंपनी के जो मेल एम्प्लॉयी होते हैं, वो वेंद्रैट के पास आके कोई उसे स्ट्रॉबेरी खाने को दे रहा होता है, तो कोई उसके फ्रेंड बनने को कहता है। तो वो भी उसे हाँ कह देती है। यह सब देखकर ईशा सोचता है कि आखिर वो इन सारे लोगों को इतनी स्वीटली स्माइल करके क्यों बात कर रही है? नहीं, उसकी स्माइल सिर्फ मेरे लिए है। फिर अपने असिस्टेंट से कहता है, "वेंद्रन को कहो मेरे लिए चाय बनाकर ऑफिस में लेकर आए।" वेंद्रन जब चाय लेकर ली शाओ के ऑफिस की तरफ जा रही होती है, तभी जिया उसे देख सोचती है, ये फिर ली शाओ को सेडस करने जा रही है। क्या मुझे इसे सावधान करना चाहिए कि अगर यह ली शाओ के करीब गई, तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा? यह सब ली शाओ को पता चल गया, तो इस बार मैं पास्ट लाइफ की तरह उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। फिर सोचते, कोई बात नहीं, मैं उसे एक बार सावधान कर देती हूँ। फिर वो वेनान के पास जाके उससे कहती है, देखो ली शाओ तुमसे सेडस नहीं होगा, वो तुम्हें फायर कर देगा।
तुम यह जॉब खो दोगी। तो वैंद्रन सोचती है, ये तो ली शाओ से नफरत करती थी। फिर जिया से पूछती है, क्या हुआ, तुम भी प्रेसिडेंट को पसंद करती हो और तुम्हें डर लग रहा है कहीं उन्हें मुझसे प्यार ना हो जाए? फिर जिया कहती है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें अच्छे लोगों की कोई कदर ही नहीं है, तुम बाद में पछताओगी। पर वैंद्रन उसकी बातों को नहीं सुनती और चल जाती है। वैंद्रन ली शाओ को चाय देने के बाद जैसी जाने लगती है तो ली शाओ उसे रोकता है और उसे कुछ पेपर्स देते हुए कहता है, यह मैरिज एग्रीमेंट है। वैंद्रन सोचती है, यह क्या क्या इसका दिल जितना इतना आसान था? मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। फिर ली शाओ कहता है, मुझसे शादी करने के 1 साल बाद तुम्हें 100 मिलियन मिलेगा और 2 साल बाद तुम्हें 500 मिलियन मिलेगा और 5 साल बाद मेरी कंपनी के 5% शेयर्स मिलेंगे। तभी ली शाओ को कुछ धुंधली बातें याद आने लगती है, जहाँ जिया एग्रीमेंट उसके मुंह पे मारते हुए कहती है, यह मत सोचना कि तुमने मेरी माँ के मेडिकल बिल चुकाए है तो मैं तुम्हें लाइक करूंगी। पैसा कभी प्यार नहीं खरीद सकता। तुम प्यार का अपमान कर रहे हो, शादी का भी अपमान कर रहे हो। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर कभी साइन नहीं करूंगी। पर उसे उसका फेस नहीं नजर आ रहा होता है, बस उसके माइंड में ये सारी बातें चलती है और वो सोचता है ये सब क्या था। फिर वैंद्रन की तरफ देखते हुए सोचता है, क्या वो वैंद्रन थी? हाँ, प्यार पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। उसे यही लग रहा होगा कि मैं उसकी इंसल्ट कर रहा हूँ। मेरे जैसा पागल इंसान प्यार डिजर्व ही नहीं करता। फिर वो वैंद्रन से कहता है, अगर तुम चाहो तो मना कर सकते हो। तभी वैंद्रन उससे कहती है, मैं इसके लिए हाँ बोल रही हूँ। टीशा शॉक हो जाता है और कहता है, तुम सचमुच मुझसे शादी करना चाहती हो? वो उससे पेन ले लेती है और साइन कर देती है। लीशा सोचता है, इसने तो बिना कुछ कहे ही साइन कर दिया, क्या यह भी मुझे पसंद करती है? तभी लीशा को उसकी माँ की बात याद आने लगती है। वो लीशा से कहती थी, तुम्हारे अंदर तुम्हारे डैड का खून है और तुम भी एक पागल हो, तुमसे कोई प्यार नहीं करेगा। ये याद कर वो अपना कान बंद कर लेता है और सोचता है, ज़रूर वो ये सब पैसे के लिए कर रही होंगी। कोई बात नहीं, कम से कम मेरे पास पैसे तो है जिससे मैं उसे अपने साथ रख सकता हूँ। वैनरन कहती है, मैंने साइन कर दी, अब हम मैरिज सर्टिफिकेट लेने कब जा रहे हैं? तो वो कहता है, अभी। फिर उसके बाद हम दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर जब कार से जा रहे होते तो लीशा सोचता है, क्या होगा अगर मैं उसे वाइफ कहूँगा तो इसे बुरा लगेगा क्या? तभी वैन उसका हाथ पकड़ते हुए उसे हस्बैंड बोलती है और कहती है, अब तो हमारी शादी हो गई तो मैं तुम्हें हस्बैंड बुला सकती हूँ। ली शाओ भी उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उससे पूछती है, क्या हम कंपनी नहीं जा रहे? अभी एक इमरजेंसी मीटिंग है। ली शाओ कहता है, क्या तुम्हें कंपनी जाना चाहती हो? और मन में सोचता है, लगता है मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है। मुझे यह सोचकर इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर ये किसी और के साथ बात करेंगी या फिजिकल कांटेक्ट करेंगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मेरा बस दिल कर रहा है मैं इसे रूम में लॉक कर दूँ, पर ऐसा करने से ये गुस्सा हो जाएंगी, बिल्कुल मॉम की तरह। उसे याद आता है कि कैसे उसकी मॉम उसके डैड पर चिल्लाया करती थी कि मैं एक लिविंग पर्सन हूँ, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे इंसान हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। वो इस बारे में सोच ही रहा होता है कि इतने में वैंद्रन उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, मैं बस हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। वो सोचता है, मैंने वैंद्रन से बस ऐसे ही जल्दी में शादी कर ली। मैं उसे एक अच्छा सा प्रपोजल सरप्राइज दूंगा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगी। दूसरी तरफ जिया अपनी दोस्त के साथ एक शॉप पे गई होती है। उसकी दोस्त को एक आइटम पसंद आता है तो फिर वो कहती है, तुम्हें पसंद आया तो तुम खरीद लो। पर वो ज्वेलरी काफ़ी एक्सपेंसिव थी, इसलिए वो उसे लेने से मना कर देती है। जिया कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए खरीद देती हूँ। वो अपना कार्ड देते है बिल पे करने के लिए तो स्टाफ उसे बताते कि उसके कार्ड में इतने पैसे नहीं है। तो जिया सोचती है, पिछली लाइफ में ईशा मुझे बहुत पैसे दिया करता था पर मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। अब मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम फ्रीडम तो है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पर जैंग नाम का लड़का उसका पहले से ही इंतजार कर रहा होता है और वह उसे प्रपोज कर देता है। तो जिया खुश हो जाती है। वो सोचती है, पिछली लाइफ में ये शाव ने हमें फोर्सफुली सेपरेट कर दिया था लेकिन इस लाइफ में हम साथ हो सकते हैं। जैसे ही वो रिंग देखते हैं, तो सोचते हैं, ये बहुत छोटी है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ लीशा उसको एक बड़ी सी डायमंड रिंग देता है पर वो रिंग पहनना नहीं चाहती थी तो उसे जबरदस्ती पहना रहा था। तभी जिया को कॉल आता है कि उसकी मॉम का कार एक्सीडेंट हो गया है। तो जिया सोचती है, पिछली लाइफ में भी इसी टाइम पर उसकी मॉम का कार एक्सीडेंट हुआ था। फिर वो भागकर हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल में चैंग जिया से कहता है, तुम टेंशन मत लो, आंटी जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं सर्जरी के लिए पैसों का कोई ना कोई इंतज़ाम कर लूँगा। तो वो सोचती है, यह महीने में कितना ही कमा लेता होगा, मेरी मॉम के इलाज में तो मिलियंस जाने वाले हैं। तो यह सब
बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है। या इतना पैसा कहाँ से लाएगा? क्या मेरी ये लाइफ भी पिछली बार की तरह ही होंगी और मुझे पैसों के लिए लीशा से हेल्प माँगनी पड़ेगी? फिर उसके फ़ोर्स करने पर उसके साथ रहना पड़ेगा। मुझे कोई फ्रीडम नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर मेरी मॉम का क्या होगा? नहीं, मैं इतनी सेल्फिश नहीं बन सकती। मुझे अपनी मॉम की ज़िंदगी सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सोच वो असिस्टेंट को कॉल करके कहती है, क्या लीशा कंपनी में नहीं है? उसका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा? असिस्टेंट कहता है, तुम हो कौन? वैसे भी बॉस किसी को प्रपोज करने वाले हैं। ये सुन के वो हैरान हो जाती है। इधर पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ली शाओ के फ्रेंड्स को देखते हैं, जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है ली शाओ जैसा बंदा किसी लड़के को प्रपोज करने जा रहा है। वो लोग कहते, वो तो हमेशा बस काम करता रहता था, जैसे काम ही उसका सच्चा प्यार हो, तो उसे किसी लड़की से प्यार कैसे हो गया? और वो लड़की है कौन जिससे ली शाओ शादी करने वाला है? इतने में वहाँ एक कार आती है, उसमें से वेंद्रन बाहर निकलती है। उसे देख के वो सभी खुश हो जाते। तभी ली शाओ की फ्रेंड वेंद्रन को देखकर कहती, कहीं ली शाओ ने तुम्हें अपने साथ रहने के लिए फोर्स तो नहीं किया? तो वेंद्रन कहती है, नहीं, मैं इनसे प्यार करती हूँ और जिंदगी भर इनके साथ रहना चाहती हूँ। फिर मन में सोचती, मेरा तो इस दुनिया में आने का मकसद ही यही है कि मुझे इनसे प्यार करना है। फिर ली शाओ की फ्रेंड उससे कहती है, तुम तो बहुत लकी हो जो तुम्हें इतनी ब्यूटीफुल लड़की पसंद करते। इसके बाद वो सभी अंदर चले जाते। फिर हम देखते सिया वहां पहुंच जाते और सोचते लीशा मुझे जरूर मॉनिटर कर रहा होगा। इसलिए जैसे ही उसे मॉम के एक्सीडेंट के बारे में पता चला, उसने प्रपोजल की तैयारी कर ली। मेरी मॉम के मेडिकल फीस का खर्च का बहाना लेकर वो मुझसे शादी करने के लिए फोर्स करना चाहता है। तभी वो गुस्से से कहते, लीशा मैं आ गई हूँ। इधर वैंद्रन किसी को अपनी ड्रेस की जीप लगाने के लिए बुलाती। तभी लीशा आके उसके ड्रेस की ज़िप लगा देता है, तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी लीशा थोड़ा नर्वस होता है और बाहर चला जाता है। बाहर जिया सोचते, लीशा तुम कितने भी पैसे खर्च कर लो, कितना भी अच्छा इंतजाम कर लो मुझे प्रपोज करने के लिए, मैं तुम्हें कभी हाँ नहीं कहूँगी। तुम पैसों से प्यार नहीं खरीद सकती। इतने में वो लीशा के फ्रेंड्स की बातें करते हुए देखते हैं, जो कह रहे होते हैं, अब लीशा की तो इतनी ब्यूटीफुल लड़की से शादी होने वाली है, तो हमारी कब होंगी? तो जिया उन लोगों से कहते, तुम लोगों ने कैसे सोच लिया कि मैं उसे हाँ ही कहने वाली हूँ? मैं बस यहाँ पर उससे अपनी मॉम के इलाज के लिए पैसे उधार लेने आई हूँ। इसका यह मतलब नहीं कि मैं उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगी। तो फिर वो लोग कहते, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम हो कौन? वो कहते, मैं वही हूँ जिसे लीशा प्रपोज करने वाला है। वो लोग कहते, तुम कौन से मेंटल हॉस्पिटल से भागकर आई हो? तुमने हमने आपको देखा भी है? तुम ये कैसे कर सकते हो? लीशा तुम्हें प्रपोज करेगा? कभी आईने में खुद को देखा है? सिया कहती है, तुम लोगों को नहीं पता लीशा मुझसे कितना प्यार करता है। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए तैयार है। वो लोग कहते, तुम दिन में सपने देख रही हो, हम लोग लीशा के फ्रेंड्स है। अगर लीशा तुमसे शादी करने वाला होता तो क्या वो तुम्हें हमसे नहीं मिलवाता? अब लीशा की प्रपोजल पार्टी खराब मत करो, जाओ यहाँ से। सिया कहती है, तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि लीशा ने इतनी बड़ी प्रपोजल पार्टी क्यों रखे? उनमें से एक कहता है, जाहिर है क्योंकि वो अपनी फैंसी को बहुत वैल्यू करता है। जिया कहते हैं, ऐसा नहीं है, दरअसल मेरी मॉम का एक्सीडेंट हुआ है, मुझे मॉम की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए। उसे पता था मैं उसके पास आऊंगी, इसलिए उसने पहले से ही प्रपोजल पार्टी तैयार कर ली। वो मेरा इंतजार कर रहा है, मैं यहाँ आऊँ। वह मेडिकल बिल पे करने के बहाने मुझे प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करना चाहता है। ली शाओ का एक दोस्त कहता है, क्या यह सच हो सकता है? ली परिवार की परंपरा के अनुसार उसके फादर और दादाजी वाकई में थोड़े संकेत थे। क्या ली शाओ भी ऐसा कर सकता है? दूसरी दोस्त कहती है, इस पर मुझे अभी भी यकीन नहीं है, जब तक ली शाओ भाई तुम्हें आकर प्रपोज ना करे। जिया कहती है, तुम अंधे हो, इंतजार करो, ली शाओ मुझे प्रपोज करेगा, तुम्हें भी पता चल जाएगा मैंने जो भी कहा है वो सब सच है। फिर वो आवाज देने लगते, लीशा तुम कहा हो, जल्दी सामने आओ, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। दूसरी तरफ लीशा सोचता है, पेंद्रन और मैंने पहले ही शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है और मेरे प्रपोजल करने के बाद पक्का हाँ बोलेंगी। तभी वह एक स्टाफ उसे रिपोर्ट देने लगता है कि वो एक बार देख ले। तभी वहाँ पेंद्रन आ जाती है। वो उससे पूछते, मैं कैसी लग रही हूँ? तो लीशा उसे क्लोज करके स्टाफ को बाहर जाने को बोलता है। वो देखता है पेंद्रन उसके मसल को देख रही है, तो वो सोचता है, लगता है वैमरन को मेरी मसल्स बहुत पसंद है, मुझे घर जाकर और एक्सरसाइज बढ़ानी होंगी। वो उसे किस करने वाला होता है, पर फिर रुक जाता है और कहता है, हमें देर हो जाएंगी, मैं रेडी होने जा रहा हूँ। इसलिए ऐसा बोलकर वहां से भाग जाता है। इधर लीशा का दोस्त कहता है, इतनी देर हो गई पर तुम्हारा लीशा कहाँ है? जिया कहते, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसे डर है मैं गुस्सा हो जाऊंगी। तभी लीशा की एंट्री होती। जिया उससे कहते,
मैं यहाँ पर आ गई, अब तो तुम सैटिस्फाई होंगे ना? तो बताओ, तुम मेरी मॉम के इलाज के लिए पैसे दोगे या नहीं? ली शाओ कहता है, तुम हो कौन? ये सुनने के बाद ली शाओ के सारे फ्रेंड्स हंसने लगते। सिया कहती है, अगर तुम ऐसा ही मुझे ना पहचानने का नाटक करते रहोगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इतने में ली शाओ देखता है वेंद्रन यहाँ पर आ रही है, तो वो तुरंत ही अपने घुटनों पे बैठ के कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिया सोचते, ये सारे मुझ पर हंस रहे थे ना, अब मैं इन लोगों को दिखाऊंगी मॉम को मेडिकल खर्च लेने के बाद मैं इसके साथ ब्रेकअप करूंगी। इतने में पीछे से वेंद्रन वहां आ जाते और ली शाओ को हाँ बोलते, वो उसे रिंग पहना देता है। जिया एक शौक रह जाते। ली शाओ के सभी फ्रेंड्स तालियां बजाते और उससे कहते, देखा तुमने, ये ली शाओ की होने वाली पत्नी है। वो सब उन्हें किस करने के लिए कहते, तो ली शाओ वेंद्रन को किस करता है। ये देख जिया चिल्लाते हुए कहते, ली शाओ तुम इस लड़की को रिंग कैसे पहना सकते हो और इसे किस भी की? वो कहता है, तुमने मेरी पार्टी बर्बाद करने की हिम्मत कैसे की? तुम मौत को दावत दे रही हो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अभी यहाँ से चली जाओ। जिया कहती है, क्या तुम हमेशा से नहीं चाहते थे कि मैं तुमसे शादी करूँ? तो अब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ली शाओ काट से कहता है, इस पागल औरत को बाहर निकालो। जिया कहती है, तुम मुझे पागल कह रहे हो? ध्यान से देखो मैं कौन हूँ। जिया सोचती है, मेरा रिबर्थ हुआ है, मुझे अच्छी तरीके से इस लाइफ की सारी चीजें याद है। ये मुझे कितना प्यार करता था, लेकिन आखिर इसे कुछ भी याद क्यों नहीं है? वही वेंद्रन भी सोचने लगते, लगता है इसका रिबर्थ हुआ है। स्टोरी के हिसाब से ली शाओ इससे पागलपन की हद तक प्यार करता था। अगर इसे सब कुछ याद आ गया तो मेरा मिशन फेल हो जाएगा। वो कहती है, तुम बस कंपनी के एक ऑर्डिनरी सी एम्प्लॉय हो। ये सुन ली शाओ कहता है, तुम मेरी कंपनी में काम करते हो और मेरी शादी खराब कर रही हो, मैं तुम्हें फायर करता हूँ। वेंद्रन सोचते, मैं जिया को ली शाओ के करीब नहीं रहने दे सकती। और स्टोरी के हिसाब से ली शाओ को पिछली लाइफ में इसने कितना हर्ट किया था, लेकिन मैं अब इसे दूसरी बार ऐसा करने नहीं दूंगी। फिर गार्ड से कहते, इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। जिया चिल्लाते हुए कहते, तुम मुझे यहाँ से क्यों निकालना चाहती हो? तुम हो कौन? तुम्हें सब कुछ पता है, ये सारी चीजें मेरी होनी चाहिए थी। ली शाओ कहता है, एक क्या बकवास कर रही हो? फिर जिया से कहता है, इसकी बातें मत सुनो, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। वेंद्रन कहती है, मुझे तुम पर विश्वास है। जिया सोचती है, क्या ली शाओ मेरे बारे में सब कुछ भूल गया है, लेकिन अपनी मॉम की मेडिकल फीस के लिए मुझे इसे सब कुछ याद दिलाना होगा। वो ली शाओ से कहती है, क्या तुम मुझे भूल गए हो? तुमने मुझे अपने साथ रखने के लिए मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप करवा दिया था, मेरी मॉम की मेडिकल फीस के नाम पर मुझे धमकी दी थी। ये सब सुन के ली शाओ को पुरानी लाइफ की मेमोरी याद आने लगती है। वो अपना सर पकड़ लेता है। वेंद्रन कहती, कुछ मत कहो। जिस पर सिया कहती है, क्या तुम्हें अब डर लग रहा है कि इसे सब याद आ जाएगा? इतने में ली शाओ कहता है, मेरे दिल में सिर्फ वेंद्रन है, और कार्ड्स को उसे यहाँ से ले जाने को कहता है। फिर वेंद्रन से कहता है, मैं इसे सच में नहीं जानता, मुझे नहीं पता एक क्या बकवास कर रही थी, मुझे गलत मत समझना। वो कहती है, मैंने कहा ना मुझे तुम पर भरोसा है, पर क्या तुम मुझे डांस के लिए नहीं पूछने वाले हो? फिर वो दोनों एक साथ डांस करते हैं। फिर रात को जब दोनों एक दूसरे के क्लोज होते हैं तो ली शाओ वेंद्रन को सोने का बोलता है और खुद स्मोक करने को होता है। तभी वेंद्रन उसे बैक हग करके कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? हम मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके और आज तुमने मुझे प्रपोज भी किया, तो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। और उसे किस करने लग जाती है। फिर वो भी उसे किस बैक करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे लीशा जागता है, वेंद्रन को अपने पास ना देख वो डर जाता है और भागते हुए किचन में जाकर वेंद्रन को पीछे से हक कर लेता है। वो कहती है, तुमने कोई बुरा सपना देखा है, डरो मत। ईशा कहता है, मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चली गई। वो कहती है, हम मैरिड है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ईशा सोचता है, मैं क्या करूँ, मैं इसे थोड़ी देर भी दूर नहीं रह सकता, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं इसे अपने पास कैद करके रखना चाहता हूँ। फिर वो वेंद्रन को हनीमून पे चलने को कहता है। दूसरी तरफ जिया कंपनी के बाहर खड़ी थी। वो सोचती है, ली शाओ ने कल जरूर प्रपोजल का नाटक किया होगा मुझे प्रोवोक करने के लिए। तभी असिस्टेंट उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है। जिया कहती है, ली शाओ कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। असिस्टेंट कहता है, तुम हो कौन जो बॉस सुनते मिलेंगे? वैसे भी बॉस और उनकी वाइफ हनीमून पे गए हैं, जाओ यहाँ से। जिया सोचती है, वो हनीमून पे कैसे जा सकता है? वेंद्रन असली लीशा को नहीं जानती, वो उसे कैद कर लेगा, वो अपनी फ्रीडम खो देंगी। फिलहाल मुझे अपनी मॉम की इलाज के बारे में सोचना चाहिए। इधर लीशा वेंद्रन को अपने सारे शेयर्स के पेपर ला कर देता है। वो उसे कुछ कहती उससे पहले ही वो कहता है, चलो शॉपिंग करने चलते। फिर हम देखते हैं वेंद्रन बाहर एंजॉय कर रही होती है, वही लीशा दूर से उसे देख रहा होता है। तभी एक आदमी वहां आके वेंद्रन को कहता है, वो कितनी ब्यूटीफुल है। वेंद्रन कहते हैं, सॉरी मैं मैरिड हूँ। ये सब देख लीशा जल्दी वहां आ जाता है। वो पर्सन उसे सॉरी बोल वहां से चला जाता है। लीशा सोचता है, मुझे इसे बाहर लाना ही नहीं चाहिए था, ये इतनी ब्यूटीफुल है कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसे ही देख रहे हैं। मुझे इसे लॉक करके रखना चाहिए ताकि यह सिर्फ हमेशा के लिए मेरी रहे। रात को जब पेंद्रन सो रही होती है तभी लीशा एक मोटी चेन लेके आता है और सोचता है, अब मैं इसे यहाँ पर लॉक करके रखूंगा तो ये हमेशा मेरी रहेंगी। तभी उसे याद आता है उसकी मॉम
उसके डैड पे चिल्लाते हुए कह रही थी, तुम सब पागल हो, तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलेंगी। तभी उसका मॉम का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके डैड उसकी मॉम से कहते, तुम हमेशा मुझे छोड़ के क्यों जाना चाहती हो? अगर तुम मर भी जाओ तब भी तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। ये सब याद करके वो सोचता है, नहीं, मैं अपने डैड की तरह नहीं बन सकता। अगर मैं ऐसा करूंगा ये मुझसे नफरत करेंगे। तभी वेंद्रन जाग जाती है तो वो जल्दी से चेन को अपने पीछे छुपाने लगता है। वेंद्रन सोचते, स्टोरी के हिसाब से इस टाइम ली शाओ खुद को रोक नहीं पाया और जिया को पिंजरे में लॉक करके रख दिया था। ली शाओ उसे देख सोचता है, इसने चेन देख ली, अब ये मुझसे डर लग रही होंगी और मुझे छोड़कर चली जाएंगी। इतने में वेंद्रन उसका हाथ पकड़ते हैं और उसके हाथ से चेन लेकर खुद ही अपने हाथ को बांध लेती है और कहती है, अब मैं ज्यादा सेफ हूँ। वो बस उसे देखते रह जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लीशा उठता है तो देखता है वेंद्रन के हाथ में चेन के निशान आ गए। वो तुरंत ही जेल से मेडिसिन निकालता है और उसके हाथों में लगाने लगता है। जब देखता है वेंद्रन जग रही है तो उससे माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी, मुझे तुम्हें इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए था, तुम्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। और सोचता है, आखिर मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता? अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो वेंद्रन मुझे छोड़कर चली जाएंगी। वेंद्रन कहते, कोई बात नहीं। यह सुन वो सोचता है, आखिर ये इतनी अच्छी क्यों इसे है? और उसे हक कर लेता है और कहता है, क्या हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे? सिर्फ हम दोनों? तो हाँ बोलती है। फिर हम देखते ईशा अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लॉकर में छुपा के रख देता है और कहता है, अब हम दोनों साथ में रहेंगे, सिर्फ हम। जब वेंद्रन अपना फोन ढूंढने लगती है तभी वो देखती है सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स गायब है। इतने में लीशा उसके पास आता है लेकिन वो उससे इस बारे में कुछ नहीं कहती। फिर वो दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। रात में जब वेंद्रन सो रही होती है तभी लीशा उसके पास जाके बैठ जाता है। तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। इतने में वेंद्रन जाग जाती है और कहती, क्या हुआ? क्या तुम्हारे पेट में दुख रहा है? मुझे फोन दो, मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। पर लीशा कहता है, मैं ठीक हूँ। और सोचता है, अब तो तुम्हें पता लग गया होगा कि मैंने तुम्हें कैद करके रखा है। अगर तुम्हें तुम्हारा फोन मिल गया तो तुम जरूर किसी को कांटेक्ट करके यहाँ से भाग जाओगी। इतने में वेंद्रन पिलो के नीचे से मोबाइल निकाल के एम्बुलेंस को कॉल कर देते। ये देख वो कहता है, तुम्हारे पास फोन कैसे? और बेहोश हो जाता है। जब उसे हॉस्पिटल में होश आता है तो वो सोचता है, वो मुझे छोड़कर चली गई, मैं इस चीज को कैसे एक्सेप्ट करूंगा? तभी वेंद्रन वहां आ जाती है और कहती है, तुम जा गए? वो कहता है, तुम गई नहीं। वेंद्रन कहते, मेरा हस्बैंड बीमार है और हॉस्पिटल में है, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जा सकती। फिर उसे सूप पिलाने लगती है। फिर कहती है, क्या अब तुम्हें अच्छा फील हो रहा है? तो हाँ बोलता है। फिर पूछता है, तुम जानती हो ना मैंने तुम्हें कैद करके रखा था, तुम्हारे पास फोन भी था, मैंने तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी भी दी थी, फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों नहीं गई? वेंद्रन कहती है, ये सच है, मैं रूम में कैद नहीं रहना चाहती, पर जब तक आप मेरे साथ है मैं कहीं भी रह सकती हूँ। हम एक कपल है और हम हमेशा साथ रहेंगे। एक कह के वो उसे हक कर देती, वो भी उसे हक बैक करता है। दूसरी तरफ सिया दिशा को कॉल करती है पर वो कॉल अटेंड नहीं करता तो उसे गुस्सा होते हुए कहती है, तुम किसके साथ हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम्हें से मॉम के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पैसे उधर चाहिए। तभी वह जैंग आके कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुरंत मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, तुम्हारी मॉम के पैर सीरियसली इंजर्ड है, उन्हें सर्जरी की जरूरत है, तुम्हें सर्जरी के लिए कंसर्न फॉर्म पे साइन करना होगा। वो कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे मेडिकल एक्सपेंस के लिए पैसे चाहिए। वो कहता है, मैंने और तुम्हारी फ्रेंड ने मिलकर पैसे जमा कर लिए हैं, आंटी की हेल्थ सीरियस है, अभी मेरे साथ चलो। जिया कहती है, मॉम के बाकी के मेडिकल एक्सपेंस के लिए पैसे चाहिए, मैं नहीं जा सकती, मैं ली शाओ का इंतजार कर रही हूँ। वो कहता है, तुम्हें क्या हो गया है, जल्दी चलो, तुम्हारी मॉम की सर्जरी के लिए तुम्हारी साइन जरूरी है। वो कहती है, मैं नहीं आऊंगी, तुम यहाँ से जाओ, अगर ली शाओ तुम्हें देखेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, फिर वो मुझे कोई पैसे नहीं देगा। वो कहता है, तुम पागल हो गई हो, चलो, तुम्हारी मॉम ज्यादा टाइम वेट नहीं कर सकती। वो कहती है, मेरे मामले में मत पड़ो। ये सुन वो गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर जिया सोचती है, पास्ट लाइफ में मेरे मना करने की वजह से उसने कभी मुझे नहीं छुआ, अगर मैं उसे सीडूस करूँ और खुद को उसे सौंप दूँ तो वो मेरे प्यार में पड़ जाएगा। मॉम के मेडिकल एक्सपेंस के लिए मुझे खुद को सेक्रीफाइस करना ही होगा। इधर ऑफिस में वेंद्रन ली शाओ को खाना खाने के लिए कहती है। वो उसके सिर पर किस करके कहता है, चलो साथ में खाना खाते हैं। इधर बाहर जिया क्लीनर की ड्रेस पहन के ऑफिस में गई थी। वो एम्प्लॉय को आपस में बात करते हुए सुनती है, जो कह रहे थे, पेंद्रन एक नॉर्मल एम्प्लॉय थी, अब वो प्रेसिडेंट की वाइफ बन गई है, वो कितनी लकी है। दूसरी एम्प्लॉय कहती है, हाँ मैंने तो ये भी सुना है कि प्रेसिडेंट ने उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी है। जिया को याद आता है कैसे लीशाओ ने उसे भी इतने सारे पैसे ऑफर किए थे, पर उसने एग्रीमेंट को उसके मुंह पे मार कर कहा था, वो पैसों से प्यार नहीं खरीद सकता। फिर सोचते हैं, वेंद्रन तुम कितनी बेशर्म हो, पैसों के लिए कुछ भी कर रही हो, पर तुम ज्यादा देर तक खुश नहीं रहोगी। मैं लीशा को अपने से फिर प्यार करवाऊंगी, मुझे पैसे की परवाह नहीं है।
अगर बात मॉम के मेडिकल एक्सपेंस की नहीं होती तो मैं कभी ऐसा नहीं करती कि ली शाओ के ऑफिस में आती और उसकी चाय में ड्रग्स मिला देती और क्लीनिंग करने लगती है। तभी ली शाओ वहाँ आके कहता है, तुम्हें इस टाइम अंदर आने किसने कहा, बाहर जाओ। फिर ली शाओ जैसे ही चाय पीता है तो उसे अंदाज़ा हो जाता है कि इस चाय में कुछ गड़बड़ है, पर वो नशे में हो जाता है। जिया उसके पास आके कहती, पास्ट लाइफ में तुम हमेशा से चाहते थे कि मैं इनिशिएटिव, इस लाइफ में अब मैं इनिशिएटिव ले रही हूँ। फिर वो उसके कोट के बटन खोलते हुए कहती, मैं बस अपनी मॉम के इलाज के लिए तुम्हें अपने आप को टच करने दे रही हूँ, नहीं तो मैं कभी तुम्हें अपने आप को टच नहीं करने देती। तभी लीशा उसको अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हुए कहता है, पागल औरत तुम ये क्या कर रही हो। वो उसे थोड़ी दूर आता है लेकिन फिर गिर जाता है। वो उसके पास आके कहती है, लास्ट लाइफ में मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को किस करते हुए देख के क्या तुम जलन से पागल नहीं हो गए थे, अब नाटक क्यों कर रहे हो। उसकी बातें सुनकर लीशाओ को धुंधली यादें याद आने लगती है। तैसे जिया अपने बॉयफ्रेंड को किस कर रही होती है और वो उसे कहती है, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं लीशाओ से अपना पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, वो मुझे लॉक करके रखना चाहता है। वही लीशाओ जो दूर से ये सब देख रहा था उसकी तरफ देख के कहती है, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊँगी, मैं सिर्फ जंग से प्यार करती हूँ। इधर बैनरन को सिस्टम वार्निंग देते हुए कहता है, लीशाओ और जिया एक दूसरे के करीब आ रहे, हो सकता है लीशाओ को अपनी पुरानी मेमोरीज फिर से याद आ जाए। ऐसा हुआ तो वो फिर से पहले की तरह हीरोइन के प्यार में पड़ जाएगा। पेंद्रन जल्दी से ऑफिस में जाती है पर वो जमीन पर ली शाओ का कोट गिरा देखती है। पर तभी उसकी नज़र सामने जाती है जहाँ ली शाओ ने जिया का गला दबा रहा होता है और उसे अपने आप से दूर कर देता है। फिर जिया कहती है, ली शाओ तुम ऐसा इसी की वजह से कर रहे हो ना, मुझे देखो मैं ही वो हूँ जिसे तुम क्या करते हो, तुम्हारे दिल में अभी भी मैं ही हूँ। वो उसको अपने से दूर कर देता है और वैंद्रन का हाथ पकड़ के कहता है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही, मुझे अपनी पास्ट लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ वैंद्रन से प्यार करता हूँ। फिर असिस्टेंट को बुलाकर जिया को वहाँ से बाहर निकाल देता है। फिर वैंद्रन उसके पूछती है, क्या उसने तुम्हें ड्रग दिया। वो कुछ नहीं कहता और उसे किस करने लगता है। फिर दोनों का रोमांस चालू हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वैंद्रन उसे पीछे से हक करती है और कहती है, क्या अब तुम ठीक हो। वो कहता है, सॉरी क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। वो नहीं कहती है, वो सोचता है मैं वैंद्रन को जिया के बारे में कैसे एक्सप्लेन करूँगा। तभी वैंद्रन कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे आप पे भरोसा है और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। ये सुन वो उसे हक कर लेता है। वो सोचती है, लीशाओ पिछली लाइफ की चीज़ें याद आ गई है, अब मैं क्या करूँ, क्या ये फिर से वही गलती करेगा। फिर वो दोनों वॉक पे जाते हैं तभी उन्हें किसी की आवाज़ आती है जो कह रही होती है, कोई गुंडों से मेरी मदद करो। वो देखते हैं कौन है तो वो जिया होती है। पेंद्रन उसकी मदद करने जा रही होती है कि लीशा उसे रोक लेता है और अपने साथ लेके चला जाता है। वही वो गुंडे कहते हैं, हमने जो एक्टिंग करी है उसके पैसे दे दो। लेकिन उसके पास पूरे पैसे नहीं होते तो वो उसका पर्स लेके चले जाते हैं। वो कहते हैं, जरूर वेंद्रन ने लीशा को मुझे बचाने से रोका होगा, वरना वो जरूर मुझे बचाता। रात को लीशा को अपने पास्ट लाइफ के सपने आ रहे होते हैं तो उसकी नींद खुल जाती है। वो सोचता है, मुझे बार बार उसके बारे में सपने क्यों आते हैं, मुझे ये अच्छी तरह से पता है मैं जिसे प्यार करता हूँ वो वेंद्रन है, फिर मुझे हमेशा जिया की याद क्यों आती है। उसे ऐसे देख वेंद्रन उसके सिर पे प्यार से किस करती है तो वो थोड़ा शांत हो जाता है। नेक्स्ट डे जिया उन दोनों को साथ देखती है तो उसे गुस्सा आने लगता है। फिर वो कुछ सोच बॉक्सिंग क्लब जाती है। वो सोचती है, अगर मेरा बस चलता तो मैं इसलिए मिलने कभी नहीं आती। वो कोई और नहीं, वही किडनैपर होता है जिसका नाम फूजी है। वो उससे कहती है, तुम हमेशा से लीशा से बदला लेना चाहते थे, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। वो कहता है, ये तुम कैसे करोगी। वो कहती है, तुम और लीशा साउथ की ज़मीन के लिए लड़ रहे हो, जिसे वो मिलेंगी वो फैमिली सबसे अमीर बन जाएंगे, मैं वो ज़मीन तुम्हें दिला सकती हूँ। ये सुन वो पागलों की तरह हंसने लगता है। इधर वैन लैन लीशा के ऑफिस में होती है। वो सोच रही होती है, लीशा ठीक से सो नहीं पाता, मुझे उसके लिए कोई मेडिसिनल फूड तैयार करना होगा। इतने में असिस्टेंट वहाँ आके उसे फाइल देते हुए कहता है, प्रेसिडेंट यह नहीं है, इसमें ज़मीन की बिडिंग की जानकारी है, ये प्रेसिडेंट को दे दीजिएगा। वेंद्रन सोचती है, पास्ट लाइफ में जिया ने ये फाइल चुरा ली थी पर इस बार ये फाइल मैं संभल कर रखूंगी। फिर वो फाइल को लॉकर में रख देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ जिया आती है और लॉकर से वो फाइल निकाल लेती है और कहती है, अच्छा हुआ पिछली लाइफ में लीशाओ ने मुझे अपना पासवर्ड बताया। नेक्स्ट सीन में हम लीशाओ को मीटिंग में देखते हैं जहाँ सभी लोग परेशान थे। लीशाओ कहता है, हमारे मीटिंग प्रोजेक्ट के बारे में
फूजी को कैसे पता चला? इन सब के पीछे ज़रूर हम में से कोई है। वो जैसे ही स्मोक करने जाता है, तभी वहाँ वेंद्रन आ जाती है और उसे स्मोक करने से रोक देती है। तभी शेयर होल्डर कहते हैं, हमें पता लगाना होगा कि वो कौन है जिसे हमारी इन्फॉर्मेशन लीक की है। तभी ज़िया जो क्लीनर बन के आई थी, वो कहती है, जब मैं उस दिन सफाई कर रही थी, तो मैंने देखा था कि प्रेसिडेंट की वाइफ वो कंपनी में किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। ये सुन सारे शेयर होल्डर वेंद्रन के खिलाफ बोलने लगते हैं। तभी लीशा उन सब से कहता है, मुझे अपनी वाइफ पर बिलीव है, वो ऐसा नहीं कर सकती। तभी एक शेयर होल्डर कहता है, मुझे लगता है तुम्हें इस औरत ने अपने वश में कर लिया है। इसने तुम्हें धोखा दिया है, फिर भी तुम इसे बचा रहे हो। जिस पे लीशा कहता है, मेरे सारे शेयर उसके नाम है, तो भला कोई अपना नुकसान क्यों करवाएगा? वेंद्रन उस क्लीनर को ध्यान से देखती है, फिर कहती है, जो एम्प्लॉय कंपनी से निकाल दिया गया है, क्या उसे विटनेस माना जा सकता है? तभी असिस्टेंट जिया का मास्क हटा देता है और कहता है, कहीं ये सब तुमने तो नहीं किया और अब प्रेसिडेंट की वाइफ को फ्रेम कर रही हो? तभी वहाँ फुजी अपने गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है। लीशा कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं तुम्हारी वाइफ को थैंक्स बोलने आई हूँ। अगर उसने तुम लोगों की फाइल हमें नहीं दी होती तो मुझे ये ज़मीन कभी नहीं मिलती। ये सुन सभी शेयर होल्डर्स कहने लगते, अब ये साफ है, तुम्हारी वाइफ ने हमें धोखा दिया है। हमने तुम पे भरोसा किया और तुम एक औरत से बेवकूफ़ बन गए। अब या तो कंपनी से रिज़ाइन करो या इसे तलाक दे दो। जिस पे लीशा कहता है, इसका मकसद कुछ भी हो, मैं बस इससे प्यार करता हूँ। वैसे भी वेंद्रन ने मुझे कभी भी धोखा नहीं दिया। फिर वो असिस्टेंट से सभी को सबूत दिखाने को कहता है। यहाँ सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि जिया ने वो फाइल्स चुराई थी। जिया सोचती है, पास्ट लाइफ में तो रूम में कोई कैमरा नहीं था। वही लीशा सोच रहा था, पेनड्राइव को देखने के लिए मैंने अपने ऑफिस में भी कैमरे लगवाए थे। फिर असिस्टेंट से जिया को पुलिस स्टेशन ले जाने को कहता है। जिया कहती है, लीशा तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, प्लीज़ मेरी मदद करो। पर वो नहीं सुनता। तो वो फुजी से कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए ही ये सब किया था, मुझे बचा लो। फुजी कहता है, तुम बेवकूफ़ हो जिसने मेरी बातों पर यकीन कर लिया। उसके बाद असिस्टेंट जिया को वहाँ से ले जाता है। फिर ऑफिस में काम करते हुए दोनों को रात हो जाती है। वेंद्रन को काम करते हुए नींद आ रही होती है, तो लीशा उसे घर जाके आराम करने को कहता है। पर वेंद्रन कहती है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तभी असिस्टेंट आके कहता है, बॉस हमें एक नया इन्वेस्टर मिला है, अब टेंशन की कोई बात नहीं। और उन्हें एक पार्टी का इनविटेशन देता है। दूसरी तरफ चैंग जिया से कहता है, तुम्हारी मॉम का पिछली बार ऑपरेशन कैंसिल हो गया था, तब से उनकी तबीयत खराब है। तुम उनसे मिलने भी कभी नहीं आई और जेल चली गई। आखिर तुम कर क्या रही हो? जिया कहती है, मॉम के ट्रीटमेंट के लिए बहुत पैसे लगेंगे, मैं सिर्फ उनके लिए ली शाओ से पैसे उधार लेने गई थी। वो कहता है, ऑपरेशन की फीस जमा कर दी गई है। डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन के बाद अगर वो घर पर आराम भी करेंगी तो ठीक है। फिर आखिर तुम्हें मेडिकल के लिए इतनी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत क्या है? जिया कहती है, तुम मेरे मामलों में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम लीशा और वेंद्रन को पार्टी में देखते हैं। लीशा वहाँ लोगों को देख सोचता है, मुझे वेंद्रन को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। फिर वेंद्रन को एक कॉर्नर में ले जाकर किस करने लगता है। ये सब वहाँ खड़ा फूजी भी देख रहा था और वो सोचता है, अगर कैसा रहेगा वेंद्रन को मैं तुमसे दूर कर अपना बना लूँ, तुम तो पागल हो जाओगे। फिर जोर से हंसने लगता है। तभी जिया उसके पास आके कहती है, मिस्टर फू, क्या तुम्हें अब बैंद्रन पसंद है? तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। हाँ, लास्ट टाइम तुमने मुझे धोखा दिया था, पर लीशाओ के लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो हाँ कहता है। फिर जिया बैंद्रन के जूस में ड्रग मिलाती है, जिसे पीने के बाद उसे नशा होने लगता है। तब जिया उसे एक रूम में ले जाती है और वहाँ फूजी को कॉल करके बुला लेती है। इधर लीशाओ को वेंद्रा नहीं दिखती, तो वो उसे कॉल करने लगता है। तो जिया उसके पास आके कहती है, क्या तुम वेंद्रन को ढूंढ रहे हो? वो कहता है, तुम जानती हो वो कहाँ है? कहीं तुमने उसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया? वो कहती है, तुम उसकी इतनी परवाह क्यों करते हो? पर उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। मैं उसे और फुजी को एक रूम में जाते हुए देखा था। ये सुन के वो तुरंत रूम की तरफ जाता है और फुजी को वहाँ बिना शर्ट के किसी लड़की के साथ देख पीटने लगता है। इसके बाद वो उदास हो जाता है। तभी वैनरन वहाँ आती है। उसे देख जिया कहती, तुम यहाँ तो फिर बिस्तर पे कौन है? फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है जहाँ सिस्टम वैनरन को कहता है, तुम्हें ट्रक दिया गया है। तो वैनरन एंटीडोट मांगती है। जैसे ही उसे वो मिलता है, वह वो खा लेती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फूजी इस रूम में आता है, जिसे देख एक लड़की उसके पीछे आती है ताकि उसे फंसा के अमीर हो जाए। यार लीशा वैनरन को कहता है, थैंक गॉड तुम ठीक हो।
वैंद्रन जिया से कहती, ये सब तुमने किया था ना? जिया डरते हुए कहती, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब फूजी ने किया, और वहां से भाग जाती है। ली शाओ फूजी से कहता है, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। फिर हमें ली शाओ कंपनी में काम करते देखते। तभी वैनरन वहाँ आके कहते, थोड़ा सा सूप पी लो और आराम करो, वैसे भी तुम 2 दिन से काम कर रहे हो। वो कहता है, मुझे फूजी को अपने जाल में फंसाना होगा, वरना वो तुम्हें फिर से हर्ट कर सकता है। दूसरी तरफ फूजी का असिस्टेंट उसके पास आके कहता है, बॉस हमने जो ज़मीन खरीदी थी वो एक ट्रैप था, अब हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है। ये सुन के फूजी कहता है, ली शाओ ये तुमने ठीक नहीं किया, अब मैं तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ छीन लूंगा। रात को ली शाओ सो रहा था, तभी उसे पास्ट लाइफ की मेमोरी याद आने लगती है। तो वो उठ जाता है और घबराते हुए कहता है, मुझे फिर से जिया का सपना क्यों आया? ये सब क्या चल रहा है? मैं बार बार जिया के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? ये सब सोचकर वो चिल्लाने लगता है। तभी वैंद्रन वहाँ आती है और कहती है, तुम्हें फीवर है, और उसकी केयर करने लगती है। तो वो उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट डे वैंद्रन कहीं जा रही थी, तभी कुछ गुंडे वहाँ आके उसे पकड़ लेते। ये सब देख जिया सोचते, चलो अच्छा हुआ, ये यही डिजर्व करती है। तभी एक किडनैपर कहता है, मिस्टर फू हमें इसके बदले बहुत पैसे देंगे। तभी दूसरा कहता है, तुम्हें नहीं पता, मैंने सुना है मिस्टर ली इसे बहुत प्यार करते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये सुन जिया वहाँ आके कहती है, ये क्या बकवास कर रहे हो? ली शाओ सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है। तो वो किडनैपर कहता है, पर हमें तो इसकी फोटो दी गई थी। वो कहती है, तुम्हें कुछ नहीं पता, मैंने सुना था तुम ली शाओ को धमकाना चाहते हो। तुम मुझे ले चलो, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, तुम्हें जो चाहिए वो दे सकता है। किडनैपर कहता है, इसे भी ले चलो। वो उसे पकड़ने जाता है कि वो खुद ही गाड़ी में बैठ जाती है। वो कहता है, ये पागल वागल है क्या? फिर जिया सोचती है, पास्ट लाइफ में जब मेरा किडनैप हुआ था तो ली शाओ ने मेरे लिए अपनी जान तक दे दी थी। ये सब फिर होगा तो उसे याद आ जाएगा कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। वो किडनैपर उन्हें फुजी के सामने ले जाता है। फुजी जिया को देख कहता है, तुमने इसे किडनैप क्यों किया? किडनैपर कहता है, इसने कहा था कि ली शाओ इसे प्यार करता है। फिर फुजी कहता है, ये पागल है क्या? ये जो भी कहेंगी तुम लोग मान लोगे? और उसे थप्पड़ मारता है, जिससे गुस्से में वो किडनैपर भी जिया को एक थप्पड़ मार देता है। जिया कहती है, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? ली शाओ तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मैं नहीं आती तो तुम ली शाओ को कैसे धमकाती? ये सुन वेंद्रन सोचती है, क्या इस दुनिया की हीरोइन पागल है? शायद लास्ट लाइफ में ली शाओ ने इसे इतना स्पॉइल कर दिया है, एक खुद को बहुत इंपॉर्टेंट समझने लगी। फुजी कहता है, लगता है ये पागल हो चुकी है, इसे मछलियों का खाना बनने के लिए नदी में डाल दो। ये सुन वो कहती है, तुम नहीं जानते ली शाओ मुझसे कितना प्यार करता है, उसने मुझे अपने सारे सीक्रेट बता दिए हैं। वो कहता है, कौन सा सीक्रेट? वो कहती है, उसकी मॉम उसके डैड के वजह से मरी थी, और भी बहुत सारी। ये सुन फूजी उन दोनों को बांध देता है। ली शाओ जल्दी से वहाँ आ जाता है। वो फूजी से कहता है, तुम्हें उन्हें चोट मत पहुंचाओ, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। फूजी कहता है, तुम इन दोनों में से सिर्फ एक को बचा सकते हो, तो तुम किसे चुनोगे? जिया कहती है, ली शाओ तुम्हें मुझे ही चुनना होगा। तुम जानते हो फूजी एक पागल इंसान है, इसने मुझे लास्ट लाइफ में भी मार दिया था, प्लीज मुझे बचा लो। ये सुनकर ली शाओ को पुरानी बातें याद आने लगती है। फिर वो सोचता है, मुझे थिया की मौत क्यों याद आ रही है? मुझे थिया को चुनने का मन कर रहा है, पर मैं जिससे प्यार करता हूँ वो पक्का वेंद्रन है। तभी थिया कहती, लीशा तुम मुझे चूज करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने तो सैंग से ब्रेकअप भी कर लिया है, क्योंकि मैं समझ गई हूँ मैं जिससे प्यार करती हूँ वो सिर्फ तुम हो। ये सुन लीशा को पास्ट लाइफ की मेमोरी याद आने लगती है। तभी फूजी कहता है, क्या तुमने डिसाइड कर लिया? वो हाँ कहता है। तब सिया की तरफ देखता है। तब वेंद्रन सोचती है, इस या को ही चूज करेगा, आखिर एक किस्मत में लिखा है। लेकिन फिर मुझे ये सोच के इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैं तो बस यहाँ टास्क पूरा करने आई थी। ली शाओ कहता है, मैंने उसे चूज कर लिया है, अब उसे जाने दो। फुजी कहता है, तुम इससे इतना प्यार करते हो तो अब मैं इसे जाने नहीं दे सकता। फिर वेंद्रन से कहता है, ली शाओ को तुम जियो या मरो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें थोड़ा पसंद करता हूँ, तुम चाहो तो मेरे पास आ जाओ। वेंद्रन कहती है, इस दुनिया में मैं सिर्फ ली शाओ से प्यार करती हूँ। तभी ली शाओ कहता है, मुझे क्या करना होगा जिसे तुम इसे छोड़ दो? फुजी कहता है, वह प्रॉपर्टी पेपर रखे, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। वो उन पेपर पर साइन कर देता है। जैसे ही फुजी उससे फाइल लेने को होता है, वो फाइल फेंक देता है और फुजी को एक लात मार के दूर गिरा देता है। तभी उसके गार्ड भी अंदर आ जाते हैं, वो उन सभी को पकड़ लेते हैं। वही ली शाओ जल्दी जाके वेंद्रन को छुड़ा के अपने गले लगा लेता है। वेंद्रन सोचती है,
तो तुमने जिया को जानबूझ के चूज किया ताकि फूजी मुझे हर्ट ना करे। उन्हें देख जिया कहती है, लीशाओ तुमने मुझे चुना था, फिर इसे क्यों गले लगा रही हो? देखो मेरे हाथ में चोट लग गई है, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। लीशाओ कहता है, तुम मेरी कोई नहीं हो जो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊँ, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जिया कहती है, पर अभी तो तुमने मुझे चुना था। लीशाओ कहता है, मैंने जिसे भी चुनता फुजी उसे हर्ट करता। जिया कहती है, तुमने मुझे यूज़ किया? क्या वो तुम नहीं थी जो फास्ट लाइफ में मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे? तुमने कितना कुछ किया था मुझे अपने साथ रखने के लिए। लीशाओ कहता है, तुम गलत बोल रही हो। पिछली लाइफ में मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, बस मेरे पास प्यार की कमी थी। मैं चाहता था कोई मुझसे भी प्यार करे, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। तुम्हारे लिए पागल था, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी। मुझे हर दिन दर्द होता था, मुझे अभी भी नहीं पता आखिर मैं गलत कहा था। चंद्रन कहती है, तुम सही थे। वो कहता है, नहीं मैं गलत था, मैंने गलत इंसान को चुना था। तुमसे मिलने के बाद मुझे पता लगा जो इंसान हमें प्यार करता है उसे मिलने के बाद हमें कितनी खुशी मिलती है। वो वहां से चले जाते। जिया भी अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाती है, तब उसे पता चलता है उसकी मॉम मर चुकी है। तो वो हॉस्पिटल वालों को ब्लेम करते हुए कहती है, ये तुम लोगों की गलती है, इनके बस पैर में चोट लगी थी तो ये कैसे मर सकते। ये सुन वहां बैठे लोग कहते, जरूर हॉस्पिटल वालों की गलती होंगी, भला किसी की पैर में चोट लगने से जान कैसे जा सकती है। ये सब सुनकर नर्स कहती, इसकी बातें मत सुनिए, इसकी मॉम का सीरियस का एक्सीडेंट हुआ था, 1 महीने से वो हॉस्पिटल में थी, पर एक कभी उनसे मिलने नहीं आई। उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, उन्हें सर्जरी की सख्त ज़रूरत थी, पर एक कंसर्ट फॉर्म पे साइन करने भी नहीं आई, जिस वजह से इलाज में देरी हो गई। ये सुन वो लोग कहते, कैसी बेटी है, अपनी माँ को 1 महीने से देखने भी नहीं, अब दुखी होने का नाटक कर रही है। वही जिया रो रही थी। फिर जिया जब न्यूज़ में लीशा और वेंद्रन को साथ में खुश देखती है तो सोचती है, मेरी मॉम चली गई, मैंने सब कुछ खो दिया सिर्फ वेंद्रन के वजह से। तो वो इतना खुश कैसे रह सकती है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर वो वेंद्रन पे अटैक करती है, तब लीशा उसे बचा लेता है और कार्ड से जिया को जेल में डालने को कहता है। रात में लीशा को सपना आता है कि वेंद्रन उसे छोड़ के जा रही है, तो डर जाता है और वेंद्रन से कहता है, तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाऊंगी? तो वो कहती है, कभी नहीं। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन देखते जहाँ दोनों बुढ़े हो गए थे। वेंद्रन कहती है, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुन को उगते हुए सूरज की तरफ देख कहता है, देखा मम, आपने कुछ लोग पागलों से भी प्यार करते हैं। फिर अपनी और वेंद्रन के साथ बिताए हुए पल याद करने लगता है। इसी के साथ इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।